हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं बच्चों, जल्दी से आ जाइए और सब बच्चे लिंक शेयर कर दीजिए। क्लास आरंभ होने वाली है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते बेटा। संतोष सिंह, सत्यभान, सूरज, राजेश यादव, आज हम मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र की चर्चा करने वाले हैं। एमपी की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए, क्लास आरंभ हो रही है और आज का चैप्टर है मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। भारत बघेल, गुड इवनिंग। जल्दी से आते जाइए बच्चों और जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। रुपेंद्र बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए जिससे क्लास आरंभ हो। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए, क्लास आरंभ हो रही है बेटा। आज अपन मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। तो आज अपन एमपी का अपवाह तंत्र या एमपी की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा टाइम हो गया है, जल्दी से लिंक शेयर करें। सारे बच्चे लिंक शेयर कर दीजिए और जल्दी से बेटा लाइक करें। चलिए, तो बेटा अपन जानते हैं कि नदियां किसी भी देश की सभ्यता, बेटा नदियां किसी भी देश की, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती हैं। याद रखें, संस्कृति की वाहक होती हैं। ओके, आपने देखा होगा प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी सभ्यताएं डेवलप हुई वो सब नदी घाटी के किनारे हुई। आप इंडस वैली देख लीजिए। इवन दुनिया के जितने भी प्राचीन शहर हैं वो किसी नदी किनारे हैं। आप दुनिया में कोई भी शहर देख लीजिए, चाहे रोम हो, वॉशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, पेरिस हो, लंदन हो, या इंडिया की बात करें कलकत्ता, दिल्ली, कोई भी, तो बेटा क्या होती है बेटा, सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती हैं। क्लियर बेटा? संतोष प्रजापति बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे नदियों की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो एक बस क्लियर है कि सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती हैं, है ना। अब मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र क्या होता है, तो याद रखें कि जब भी कोई नदी बहती है तो इस एरिया को हम बोलते हैं अपवाह। क्या बोलते हैं बेटा? अपवाह मतलब नदी का बहना। और कई नदियां इसमें आके मिलती हैं, स्वाभाविक है। कई नदियां, जैसे आप देखें, इसको हम गंगा मान लें तो यमुना गंगा में मिलती है और चंबल यमुना में मिल जाती है। तो इस जो पूरे एरिया को हम बोलेंगे अपवाह तंत्र। बच्चों क्लियर है? अपवाह क्या होता है? किसी नदी के बहने का क्षेत्र। बहना मतलब अपवाह। और जितनी भी नदियां उसकी जो सहायक नदी होती हैं उनको मिला के बोले नदियों का जाल अपवाह तंत्र कहा जाता है। बच्चों क्लियर है? अपवाह क्या होता है? और नीरज कुमार कह रहे हैं आज सर जच रहे हैं, धन्यवाद। अच्छा, आप ही थे नीरज जो हमें कल कमेंट कर रहे थे, है ना नीरज?
चलिए, तो बेटा क्लियर है अपवाह क्या होता है और अपवाह तंत्र क्या होता है। बेटा ये समझ में आया? जल्दी से हाँ बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नदी तंत्र क्या है ये हम बात करते हैं। हम मध्य प्रदेश में आए उससे पहले थोड़ा सा भारत का भी अपवाह तंत्र देख लेते हैं। भारत में अपवाह तंत्र बड़े ध्यान से देखें। बेटा भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियां हैं। बेटा कौन सी? हिमालयी नदियां, यानी कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं। और एक है बेटा प्रायद्वीपीय नदियां। बेटा कौन सा? प्रायद्वीपीय नदियां। दिख रहा है बेटा? हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ओके, गंगा और उसकी सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। क्लियर? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय की नदियां कुछ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, आपको मालूम होगा, और कुछ अरब सागर में गिरती हैं। बोलो बेटा। बंगाली खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागर की नदी तंत्र। बेटा क्लियर है? एक खास बात बताऊं मैं आपको, इधर जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ध्यान रखना, जो बे ऑफ बंगाल में नदियां गिरती हैं भारत की वो डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि बेटा इनका जो ढाल है वो धीमा है, मंद है। डेल्टा एक ट्रायंगल शेप होता है जो नदी समंदर में मिलने से पहले बनाती है, अपनी वृद्धावस्था में बनाती है। एक भौगोलिक आकृति, एक त्रिकोणीय भौगोलिक आकृति को डेल्टा कहते हैं। और जो नदियां इधर गिरती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती हैं ज्वार नद मुख। इसे बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं, क्योंकि इधर जो नदियां गिरती है अरब सागर में उनका ढाल तीव्र है और वो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। ज्वार मतलब जो ज्वार भाटा है, नदी मतलब नदी का जो मुख है सीधा ज्वार में जाके मिल जाता है। इसे बोलते हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख। बच्चों बात क्लियर है? तो भारत का जो अपवाह तंत्र है वो दो तरह का है, एक हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसके दो भाग हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और इसके तीन पार्ट हैं, 1 2 3। बेटा बच्चे क्लियर है? जल्दी से बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई तकलीफ? हाँ क्लियर है? तो ध्यान रखें कि बंगाली खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं और अरब सागर में जो गिरती हैं वो ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। बेटा क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ही। तो बेटा मध्य प्रदेश में अधिकांश नदियां बेटा कैसी हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश चूंकि प्रायद्वीप का भाग है तो यहाँ पर जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय प्रकार की हैं। बेटा कैसी हैं बेटा? प्रायद्वीपीय प्रकार की हैं। बेटा क्लियर है? चलिए आगे चलें, तो बढ़ते आगे। तो मध्य प्रदेश में अधिकांशतः नदियां बेटा कैसी हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां हैं। बेटा क्लियर है? मध्य प्रदेश में अधिकांश जो नदियां हैं वो किसी बेटा प्रायद्वीपीय प्रकार की हैं। बोलो बच्चों आगे चलें। अब मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है वो कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र तो याद रखें 6 भागों में बांटा गया है।
तो याद रखें, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। बेटा एमपी मुख्य परीक्षा में कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि एमपी के अपवाह तंत्र को कुल कितने भागों में बांटा गया है। अच्छा, मार्कर लाइट चल रहा है, चलिए मैं मार्कर को बदल देता हूं। बेटा क्लियर है? मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, जो अपवाह तंत्र है, उसको 6 भागों में बांटा गया है। उसकी अपन चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बेटा इंक डाल दो उसमें। तो एमपी के अपवाह तंत्र को कुल 6 भागों में बांटा गया है। बेटा नंबर 1 है गंगा नदी तंत्र। बेटा कौन सा है? नंबर 1 है गंगा नदी तंत्र। दूसरा है नर्मदा नदी तंत्र। बेटा आप दिख रहा है? क्यों बच्चों, अब लाइट नहीं है ना? बोलो। कृष्ण प्रताप सिंह तोमर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बेटा दिख रहा है? माही नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र। बेटा ये गंगा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, माही महानदी और गोदावरी नदी तंत्र, ये कुल 6 नदी तंत्र मध्य प्रदेश में है। बेटा याद रखना है आपको। बोलो बच्चों, एक सिंपल सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने नदी तंत्र हैं? तो 6। गंगा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती, माही, महानदी और गोदावरी। सिंपल सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने नदी तंत्र हैं? 5, 4, 3 या 6? तो क्या बताएंगे बेटा? 6। ओके बेटा क्लियर है? मध्य प्रदेश में कितने नदी तंत्र हैं? तो कुल कितने हुए? 6 नदी तंत्र हुए। कौन से बेटा? गंगा नदी तंत्र, नर्मदा, ताप्ती, माही, महानदी और गोदावरी नदी तंत्र। बेटा पटवारी परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने नदी भागों में बांटा गया है? तो 6 नदी तंत्र में बांटा गया है। बेटा क्लियर है? बोलो बच्चों, एक आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखिए बेटा, गंगा जो नदी तंत्र है, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। एक यमुना नदी तंत्र, एक टोंस या बोलते हैं तमसा, तमसा नदी तंत्र, और एक है सोन नदी तंत्र। बेटा क्लियर है? फिर सुन लेना कि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को कुल 6 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। यमुना नदी तंत्र या यमुना नदी उपतंत्र, ऐसा भी कह सकते हैं, और टोंस या तमसा नदी उपतंत्र और सोन नदी उपतंत्र। क्लियर है? ये 3 भागों में बांटा गया है। फिर सुन लीजिए, गंगा नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। यमुना नदी तंत्र, सोन नदी तंत्र और टोंस नदी तंत्र। बेटा क्लियर है? बोलो बच्चों। अब देखिए, चंबल,
बेतवा, धसान, केन। बेटा क्लियर है? चंबल, बेतवा, धसान, केन। ओके, क्लियर है? चंबल, बेतवा, धसान, केन और एक और भी है सिंध। बेटा ये सब नदियां यमुना में मिलती हैं और यमुना गंगा में मिल जाती है। बेटा क्लियर है? केन, धसान, बेतवा, चंबल, सिंध बेटा किसमें मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं। और एक और है जामनी, जामनी नदी, और ये सब यमुना में मिलती हैं और यमुना गंगा में मिल जाती है। बोलो बेटा क्लियर है यहां तक? अब देखो इधर पीहड़, महाना और औदा, ये जो तीन नदियां हैं ये मिलती हैं टोंस में। टोंस की सहायक नदी है। टोंस की सहायक नदी बेटा कौन है? पीहड़, महाना और औदा, ये मिल जाती हैं टोंस नदी में। बोलो बेटा इधर देखो जोहिला, बनास, रिहंद, जोहिला, बनास, रिहंद और गोपद। बेटा कौन सी? गोपद। बेटा ये क्या मिलती हैं? सोन नदी में मिलती हैं। बेटा क्लियर है? जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद बेटा ये क्या मिल जाती हैं? एक और नदी का नाम है कन्हार। कन्हार ये भी सोन नदी में मिल जाती है। बेटा क्लियर है? गंगा नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यमुना नदी उपतंत्र, नंबर 2 टोंस नदी उपतंत्र और नंबर 3 सोन नदी उपतंत्र। यमुना की जो सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, जामनी, धसान और कैन। टोंस नदी की है बीहड़, महाना, औदा और सोन नदी की है जोहिला, गोपद, बनास, रिहंद और कन्हार। क्लियर है बेटा? और ये सब गंगा में मिल जाती है। तो एक सिंपल सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। एक सिंपल सा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। तुम्हारे पास ऑप्शन 6 हैं। गंगा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, महानदी और गोदावरी। जल्दी से आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, नीरज कुमार कह रहे हैं गंगा, सूरज कह रहे हैं गंगा, राघवेंद्र कह रहे हैं गंगा। बिल्कुल सही जवाब है गंगा नदी तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। समझ में आया बेटा? गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है एमपी का, क्योंकि बेटा ये सारी नदियां हैं एमपी की, जाती कहाँ है? गंगा में मिल जाती हैं। इसलिए गंगा एमपी में नहीं बहती, यमुना एमपी में नहीं बहती, बट एमपी की नदियां या तो यमुना में मिलती हैं और यमुना बाद में गंगा में चली जाती है, या कुछ नदियां डायरेक्टली गंगा में मिलती हैं। कौन सी? टोंस और सोन। एक प्रश्न और याद रखें, एक सिंपल सा प्रश्न है, मैं लिख रहा हूं यहां पर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा में मिलती है। जल्दी से आंसर दो। प्रश्न क्लियर है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। जल्दी से आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर दो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा में मिलती है, जल्दी से आंसर दो बच्चों। रूपेंद्र कह रहे हैं सोन। जल्दी से आंसर बच्चों दो। प्रश्न क्लियर है? राजेश कह रहे हैं गोदावरी, राघवेंद्र कह रहे हैं सोन,
सूरज भी कह रहे हैं सोन, बिल्कुल सोन सही जवाब है। सोन नदी। एक सिंपल सा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा में मिलती है सोन है। क्लियर है। और एक प्रश्न और सुनिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, अगला प्रश्न बताइए, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, जल्दी से आंसर दो बच्चों। सलोनी गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट हो तुम, जल्दी से आंसर दो बच्चों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो नदी बेटा कौन सी है? पवन कह रहे हैं कावेरी, रूपेंद्र कह रहे हैं गोदावरी। दो आंसर आए हैं अलग अलग बेटा, एक आंसर दो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है बच्चों। बेटा कौन सी है? गोदावरी, याद रखें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा में मिलती है वो सोन है। एक प्रश्न बता दीजिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? एक प्रश्न और, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से आंसर दें। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से आंसर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना। वेरी गुड, यमुना। सभी के आंसर यमुना आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, साफ कर दूं। चलिए, तो ये था नदी तंत्र एमपी का कितने भागों में बांटा गया है, अपवाह तंत्र को, ये पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, आगे चले बच्चों। चलिए बेटा, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में सतपुड़ा, बेटा कौन सा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जल द्विभाजक का कार्य करता है। बेटा याद रखना बेटा, जल द्विभाजक का कार्य करता है। सेंटेंस समझ में आया? मध्य प्रदेश में या एमपी के अपवाह तंत्र में सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत जल द्विभाजक का काम करता है। बेटा क्या करता है? जल द्विभाजक का कार्य करता है। बेटा सेंटेंस समझ में आया? जल्दी से बोलिए, सुन लीजिए। सतपुड़ा और विंध्याचल के उत्तर में जो भी नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं और इसके साउथ में जो नदियां हैं वो नर्मदा या अरब सागर में गिरती हैं। बेटा क्लियर है? तो इसके नॉर्थ में नदियां नॉर्थ की तरफ बहती हैं। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं जल द्विभाजक। तो बेटा ये था गंगा नदी तंत्र जो एमपी का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। बेटा समझ में आया? अब अपन बात करते हैं नर्मदा की। पतित पावन नर्मदा, मोक्षदायिनी पतित पावन पापनाशिनी नर्मदा या रेवा। बेटा क्या बोलते हैं? रेवा। मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र। बेटा क्लियर है? पहला कौन सा है मालूम है? मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा बेटा? नर्मदा है। बेटा क्लियर है? नर्मदा है। आगे चलते हैं। अब ये निकलती कहां से है? इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है? तो आपको पता है, अमरकंटक, पुष्पराज,
राज, गढ़, तहसील। तहसील में माई की बगिया, माई की बगिया, है ना। सरस्वती सरोवर, सरस्वती सरोवर, ठीक है। नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड। और जिला कौन सा बेटा? अनूपपुर, अनूपपुर से निकलती है बेटा। क्लियर है? उद्गम मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला, तहसील पुष्पराजगढ़, जगह अमरकंटक, यहीं पर माई की बगिया या सरस्वती सरोवर या नर्मदा कुंड से इसका उद्गम होता है बेटा। किसका? नर्मदा का। बच्चों क्लियर है? नर्मदा कुंड, माई की बगिया क्लियर बेटा? उद्गम कहां से होता है बेटा? अब आपको पता है अमरकंटक। अब अवसान कहां होता है, कहां जाके मिलती है? तो खंबात की खाड़ी, खंबात या कैम्बे की खाड़ी या अरब सागर। बेटा क्लियर है? इसको खंबाती खाड़ी भी बोलते हैं, कैम्बे खाड़ी भी बोलते हैं या अरब सागर भी बोलते हैं। बोलो बच्चों, कहां से निकलती है मालूम हो गया, कहां जाके इसका अवसान हो जाता है ये भी मालूम हो गया। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं बेटा। इसको रेबा भी कहते हैं, मैकल सुता भी कहते हैं, है ना। मैकल सुता भी कहते हैं, नर्मदा मेकल सुता भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, राजकीय नदी भी है। मालूम है आपको? एमपी की राजकीय नदी भी है ना। बोलो बच्चों। इसके अलावा सोगो, सकरी, सोगो, सकरी, सोनप्रभा, सकरी, सोमप्रभा, शिव पुत्री, सकरी, सोमप्रभा, है ना। और शिवपुत्री, शिवपुत्री। और एक नाम बड़ा फेमस है इसका, नामदासो, नामदासो। बेटा ये नाम टॉलमी ने दिया था, याद रखें, टॉलमी। एक प्रश्न कि नर्मदा को नामदासो नाम किसने दिया था? टॉलमी। बेटा किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। तो याद रखें टॉलमी ने नाम दिया था। और इस नदी को बेटा जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर में इसको बेटा बोलते हैं कावेरी। याद रखना बेटा, केवल मध्य प्रदेश में इसको कहां क्वारी बोलते हैं, क्वारी नदी कहा जाता है ओमकारेश्वर में। कावेरी कहते हैं ओमकारेश्वर में, केवल ओमकारेश्वर में, केवल ओमकारेश्वर में। इसे क्या कहते हैं बेटा? हाँ याद रखें बेटा। देवेंद्र गौर गुड इवनिंग। तुम बहुत लेट आते हो देवेंद्र यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? तो आंसर लिखेंगे अपन 16 जिलों में। याद रखना बेटा 16 जिले हैं, 15 नहीं हैं। और बेटा ये मंडला है, बेटा मंडला। तो याद रखना ऐसे ही भारत की स्थिति है, प्रायद्वीपीय भारत, ऐसे ही मंडला की स्थिति है।
इसलिए मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय जिला किसे कहते हैं? तो याद रखना बेटा, मंडला को कहते हैं। एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय जिला किसे कहते हैं? मंडला को क्यों कहते हैं? क्योंकि नर्मदा 3 तरफ से मंडला को घेरे हुए है। ऐसे भी आता है कि एमपी के किस जिले को नर्मदा 3 तरफ से घेरे हुए है, तो उसका नाम है मंडला। बेटा क्या नाम है? मंडला। कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? हाँ, एमपी के 16 जिलों में है। एक्चुअली कई बुक्स में 15 दिए हुए हैं, वो सिवनी को काउंट नहीं करते, बट सिवनी में बहती है ना। देवास और सिवनी, इन दो को लेके प्रॉब्लम आता है, तो देवास में भी निकलती है। और चलें बेटा आगे, यहां तो कोई दिक्कत? कितने जिलों में बहती है ना? अनूपपुर से निकलती है। हाँ, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बड़वानी, अलीराजपुर और सीधे जाके कहां गिर जाती है? खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल लंबाई मालूम है आपको? 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर। तो याद रखें, एमपी में कितनी है? 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर है। और कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ध्यान रखना बेटा, ये 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्यों में बहती है। एमपी में है 1077 किलोमीटर, यहां पर है 74 किलोमीटर, और गुजरात में है 161 किलोमीटर। तो सबसे कम कहां बहती है? महाराष्ट्र में। एक प्रश्न कि एमपी में सबसे ज्यादा नर्मदा बहती है, इसलिए एमपी की जीवन रेखा कहते हैं। और सबसे कम किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में, मात्र 74 किलोमीटर, और गुजरात में 161 किलोमीटर। गुजरात की भी जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा को। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यानी कि सबसे ज्यादा एमपी में बहती है। चलें आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन सिंपल से हैं, वो आप सुन लीजिए कि नर्मदा बेटा उल्टी बहती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। पहली बात तो ये क्लियर, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा के अलावा एक नदी और है बेटा, ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के समानांतर बहती है, कर्क रेखा के समानांतर बहती है। एक प्रश्न आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है? तो एक नर्मदा है, दूसरी ताप्ती है। बेटा क्लियर है? और सुनिए, उल्टी बहती है, यही बहती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, उल्टी बहती है। और भारत की 5वीं बड़ी नदी नर्मदा। लेकिन अरेबियन सी में, खंबाती खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी बोलेंगे बेटा? नर्मदा बोलेंगे। और कर्क रेखा के समानांतर बहती है। और एक खास बात, रिफ्ट वैली, रिफ्ट या बोलते हैं भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है? नर्मदा। ताप्ती भी बहती है भ्रंश घाटी में। ओके, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। कर्क रेखा समानांतर बहती है। और नर्मदा और ताप्ती दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती, दोनों ही ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नर्मदा भारत की 5वीं बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की 3री बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की 3री बड़ी नदी है। गोदावरी, कृष्णा और फिर नर्मदा।
चलो आगे बढ़ते हैं। जीवित नदी भी है, आनंदमयी नदी भी है। नर्मदा को आनंदमयी नदी भी कहते हैं, जीवित नदी भी कहते हैं, मैकल सुता भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। आगे चलते हैं, चलें बेटा, आगे चलें। बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए सहायक नदी की बात करते हैं। हिरन, तंदौली, दूधी, शक्कर, बारना, चोरल, बरगी बेटा सहायक नदियां हैं। किसकी बेटा? नर्मदा की सहायक। फिर सुन लीजिए बेटा, तवा, बरगी, चोरल, बारना, शक्कर, दूधी, तिंदौली और हिरन, ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। बेटा क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो सहायक नदियां हो गई। अब हम बात करते हैं एमपी में नर्मदा पर कौन से जलप्रपात हैं। जलप्रपात नर्मदा पर कौन से बने हैं? बेटा धुआंधार है, मालूम होगा आपको, सहस्त्रधारा है, दर्दी है, कपिल धारा है, ठीक है ना बेटा? धुआंधार, सहस्त्रधारा, दर्दी और कपिल धारा। और एक और है मानधार जलप्रपात। बेटा कौन सा? मानधार जलप्रपात। बेटा कौन सा? मानधार जलप्रपात। बेटा ये नर्मदा पर प्रमुख जलप्रपात हैं। ओके, धुआंधार जलप्रपात आपने कई बार सुना होगा, जो बेड़ा घाट में है, सफेद मार्बल के लिए विख्यात हैं। ओके, सफेद मार्बल के लिए विख्यात हैं। इसी बेड़ा घाट पर पंचवटी क्षेत्र भी है ना? चलिए, और कपिल धारा में जो है कपिल मुनि का आश्रम है, और दुग्ध धारा में दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। दुर्वासा ऋषि हुए थे एक, उनका आश्रम यहीं पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है मालूम है, डेल्टा नहीं बनाती मालूम है। चलिए, नर्मदा का जो अपवाह तंत्र है वृक्षा प्रणाली की तरह है। वृक्ष देखा है आपने? वृक्षा प्रणाली की तरह फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा के किनारे बेटा कई शहर बसे हुए हैं। नर्मदा के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं। आपको पता है, एक तो ओमकारेश्वर भी है, ओमकारेश्वर, महेश्वर सुना होगा आपने, बड़े विख्यात शहर हैं। ओमकारेश्वर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है ना? इसके अलावा मंडला है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, नेमावर है, मंडलेश्वर है, बड़वा है और हंडिया है। ये नर्मदा के किनारे बसे हुए शहर हैं मध्य प्रदेश के। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? बताते जाना बेटा कोई दिक्कत हो तो। अब हम बात करते हैं बेटा, एक चैप्टर और आता है मध्य प्रदेश में, नदी घाटी परियोजनाएं, तो उसको हम यहीं कवर कर रहे हैं, नर्मदा पर ही, है ना? उसको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इधर देखिए, ये नर्मदा यहां से निकली और कहां जा रही बेटा? खंबाती खाड़ी में जा रही है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में इस नदी पर ओमकारेश्वर बेटा ये खंडवा में है, ठीक है। एक जगह है आपने सुना होगा, यहां पर है आपका इंदिरा सागर, इंदिरा सागर परियोजना। बेटा ये जगह पड़ती है पुनासा, ठीक है ना? इंदिरा सागर या पुनासा। एक और है बेटा महेश्वर, महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये भी नर्मदा पर है। और गुजरात में एक प्लान है, इसका नाम है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना। आपको पता होगा, मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर
2017 को इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसका आरंभ 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और राष्ट्र को समर्पित कौन ने किया? नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया और ये भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, इसको याद रखें बेटा। ये भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है बेटा। क्या है? कंक्रीट बांध है भारत का, याद रखें बेटा। दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध अमेरिका में है, ग्रांड कुली नाम है। बट भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा कंक्रीट बांध सरदार सरोवर बांध है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर है बेटा। कितनी है? 138 मीटर। बेटा क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। 138 मीटर या 138.6 मीटर है। आगे चलते हैं। यहां 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो आप सुन लीजिए। अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल है। भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है, तो सरदार सरोवर है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में महानदी पर। क्लियर बेटा? फिर सुन लीजिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बना हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल डैम है, जो पंजाब में सतलज नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम है महानदी पर उड़ीसा में। और भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है, तो सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध है बेटा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों का प्लान है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। बेटा याद रखना, राजस्थान में नर्मदा बहती नहीं है, बट राजस्थान कंबाइंड में शामिल है। एक प्लान आता है कि सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों का कंबाइंड प्लान है, तो 4 राज्यों का। क्लियर है? और सुनिए एक खास बात, मध्य प्रदेश को इस बांध में सिंचाई में कोई भागीदारी नहीं है। क्लियर है? मध्य प्रदेश की इस बांध में सिंचाई का लाभ नहीं मिलता, लेकिन बिजली मिलती है। राजस्थान को बिजली नहीं मिलती। इस बांध से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनती है, जल विद्युत बनता है, उसका कोई भी भाग राजस्थान को नहीं मिलता और सिंचाई का कोई भाग एमपी को नहीं मिलता। और सबसे ज्यादा लाइट एमपी को मिलती है इस बांध से। बेटा क्लियर है? सिंचाई का लाभ एमपी को नहीं मिलता और बिजली का लाभ राजस्थान को नहीं मिलता। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि इस परियोजना में मध्य प्रदेश का सिंचाई में कोई भागीदारी नहीं है, केवल विद्युत में भागीदारी है। 57% एमपी को मिलता है, यानी कि 826 मेगावाट एमपी को मिलती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो याद रखें नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो आरंभ था, मेधा पाटेकर ने किया था। ये आरंभ किए थी। अगर आता है कि आरंभ किसने किया, तो मेधा पाटेकर। चलिए इसके अलावा और भी कई लोग थे इसमें। आमटे, पाना आजमी, नाम सुना होगा आपने सबाना आजमी का, ये भी इसमें शामिल थी। अरुंधति रॉय,
अरुंधति राय। बेटा अरुंधति राय भारत की पहली महिला हैं, अरुंधति राय भारत की पहली महिला हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, या बुकर प्राइज जीतने वाली फर्स्ट इंडियन लेडी कौन थी? अरुंधति राय। और इनकी बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज मिला था। क्लियर है? एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आप बताएंगे अरुंधति रॉय। इसके अलावा बेटा अरुण पटेल और बहुगुणा, इसके अलावा अरुण पटेल और सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े थे। लेकिन बेटा याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा का जो नाम आता है तो टेहरी डैम के लिए आता है। टेहरी डैम का भारत में कौन विरोध कर रहा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इन्होंने ही पेड़ों को बचाने के लिए को आंदोलन चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था पेड़ों को बचाने के लिए, और इन्होंने ही टेहरी डैम का विरोध किया था। बेसिकली जो चिपको आंदोलन है राजस्थान में शुरू हुआ था, बाड़मेर या बोलते हैं जोधपुर एरिया। वहां पर खेजड़ा के पेड़ को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने इसको स्टार्ट किया था। उत्तराखंड में इन्होंने चलाया। इसलिए भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड आज भी अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर है। ओके, तो ये लोग थे जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया और सरदार सरोवर का डैम का विरोध किया। एक प्रश्न और आता है कि नर्मदा पुरुष किसे कहते हैं? नर्मदा पुरुष, तो इनका नाम है अमृत लाल बेगड़। ध्यान रखें। और इनकी विख्यात किताब है तीरे तीरे नर्मदा। और एक किताब और भी है, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। अमृतलाल बेगड़ ये जबलपुर से थे। इनका ये कहते हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? हाँ, नर्मदा पुरुष कहते हैं। आगे चलें बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। नर्मदा का वर्णन सामवेद और स्कंद पुराण में मिलता है। नर्मदा का वर्णन बेटा काय में मिलता है? सामवेद में मिलता है। और स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। रेवा खंड में मिलता है। अगर आपने कभी घर में कोई पूजा या हवन कराया हो तो पंडित बोलते हैं स्कंद पुराण रेवा खंडे, यानी कि रेवा या नर्मदा का वर्णन हमारे पुराणों में भी है, स्कंद पुराण में है। और संगीत का जनक जो सामवेद है इसमें भी रेवा का वर्णन है। रेवा को ही तो नर्मदा कहते हैं, है ना? पुरकुत्स की जब शादी हुई, पुरकुत्स की इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरकुत्स की जब शादी हुई रेवा से, तो उन्होंने ही तो इसको नर्मदा नाम दिया था। तो तभी तो बोलते हैं स्कंद पुराणे रेवा खंडे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। रघुवंश में एक किताब और थी बेटा, रघुवंश जो लिखा है कालिदास ने, इसमें इसको सोन प्रभावा कहा गया है। तो याद रखना बेटा, कालिदास की किस पुस्तक में नर्मदा को सोन प्रभावा कहा गया है? तो नाम है रघुवंश। रघुवंश में सोन प्रभावा कहा गया है। बोलो बच्चों। शतपथ ब्राह्मण में भी नर्मदा को रेवोत्तर कहा गया है। और पाषाण काल के सबसे ज्यादा साक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे ही प्राप्त किए हैं। और नर्मदा घाटी का जो खोज था एच.डी. सांकलिया और आर.बी. जोशी ने किया था। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है?
नर्मदा की बेटा कुल 41 सहायक नदियां हैं, 41, जिसमें 22 मिलती हैं लेफ्ट साइड से और 19 मिलती हैं राइट साइड से। बोलो बेटा। और जबलपुर जिले में, जबलपुर नाम सुना होगा आपने, जबलपुर में, जबलपुर में पावन गंगा, पावन गंगा और नर्मदा का संगम होता है, नर्मदा का संगम होता है। और यहीं पर स्थित है पंचवटी। बेटा क्या स्थित है? तो याद रखें कि नर्मदा का संगम पावन गंगा से किस क्षेत्र में होता है, तो नाम है जबलपुर, और यहाँ पर भेड़ा घाट है और यहीं पर पंचवटी स्थित है। बेटा क्या है? पंचवटी है। और यहीं पर पंचवटी के पास में ही 64 योगिनी का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है। एक प्रश्न बता दीजिए, किस शासक ने जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर को खंडित किया था? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, कि जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर को कितने नष्ट किया था? चलिए किस मुगल शासक ने नष्ट किया था? किस मुगल शासक ने नष्ट किया था? जल्दी से बता दीजिए। आंसर नहीं आया बच्चों, अभी आंसर नहीं आया है आपका। वेरी गुड, नीरज कुमार कह रहे हैं औरंगजेब ने। बहुत शानदार आंसर दिया नीरज कुमार, आपने, मजा आ गया। नीरज कुमार कह रहे हैं कि जो है औरंगजेब ने इसको नष्ट कर दिया था। बिल्कुल सही जवाब है आपका बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नर्मदा के किनारे अर्जुन कुंड, भीम कुंड और सूरज कुंड भी हैं। ओके, चलिए एक प्रश्न और, बहुत शानदार प्रश्न है, मैं लिख रहा हूं यहां पर। नर्मदा का नाभि कुंड किसे कहते हैं? नर्मदा का नाभि कुंड, तो याद रखें नेमावर, देवास। बेटा नर्मदा की जो लंबाई है उसके बीच में नाभि, किसी भी व्यक्ति की बॉडी में नाभि केंद्र में होती है, ऐसे ही जो नेमावर है नर्मदा के केंद्र में है, इसलिए बोलते हैं नाभि कुंड, और ये नेमावर देवास में है। बेटा याद रखें नर्मदा का नाभि कुंड कहाँ है, तो देवास में है नेमावर। बोलो। और देवास में ही नर्मदा के किनारे, नीरज कुमार कह रहे हैं जबलपुर पूरा घूमा है, वेरी गुड। हाँ बेटा हमने तो किताबों में घूमा है जबलपुर, बड़ा मजा आता है घूमने में। बेड़ा घाट कहाँ है, क्यों फेमस है, पंचवटी कहाँ है, क्यों फेमस है। हाँ बेटा देवास के किनारे ही सीता माता का मंदिर है। ये प्रश्न बेटा जेल प्रहरी में आया था। सीता समाधि भी यही है, और यहीं पर घोड़ा पछाड़ मैदान है जहाँ लवकुश ने राम के घोड़े को पकड़ लिया था, जो उन्होंने अश्वमेध में छोड़ा था। और यहीं पर पांडुपुत्र भीम ने कावड़िया पहाड़ का निर्माण करवाया था देवास जिले में, है ना। बोलो बेटा। एक प्रश्न और, नमामि देवी नर्मदे यात्रा, नमामि देवी नर्मदा यात्रा, नमामि देवी नर्मदा यात्रा 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी अमरकंटक से। कहां से बेटा? अमरकंटक से स्टार्ट हुई थी 148 डेज में, और समापन भी बेटा यहीं पर हुआ था, 16 जिलों में निकली थी नर्मदा, नमामि देवी नर्मदा। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी नर्मदा, और नर्मदा पर बहुत सारी जो नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में अध्ययन आपने किया। ठीक है बच्चों, कल अपन आगे चलेंगे, कल अपन आगे चलेंगे और चंबल नदी का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी और चंबल नदी घाटी परियोजनाएं, 3 डैम बनाएंगे इस पर। ये एमपी राजस्थान का कंबाइंड प्लान है, जैसे नर्मदा 4 राज्यों का प्लान था, ऐसे ही वो 2 राज्यों का है। तो बच्चों आज क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास कैसा लगा अवश्य बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। और ठीक है बेटा, चलिए शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, नमस्कार बेटा।
कल मिलते हैं 8:30 बजे।